वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई होप सो कि आप लोगों ने जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए होंगे उन्हें देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूँगी। So without wasting any time, let's start this poem. As I've already told you about the poet in your last poem, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस दोनों ही जो लिखे गए हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखे हैं। सो मैंने आपको वो लास्ट वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो में ऑलरेडी थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट एंड ही गॉट पुलित्ज़र प्राइज़ 4 times, क्योंकि वो सिर्फ एक इकलौते राइटर हैं इवन टिल नाउ, इवन टिल दिस एज दैट जिनको 4 times पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। एंड पुलित्ज़र प्राइज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्राइजेज़ जो कि अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की राइटिंग में मिलती है वो ये है कि उनकी सिंप्लिसिटी, किस तरीके से वो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखते हैं एंड कितनी उनकी डिक्शन, दैट मीन्स कि लैंग्वेज कितनी इजी होती है। आपको पोएम पढ़ के लगा होगा कि ईजिली आप भी आराम से समझ सकते हो इसको। So let's start this poem, Fire and Ice. Normally Fire and Ice का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, बट यहाँ पर पोएट जो हैं वो फायर एंड आइस एक सिंबल की तरह यूज़ कर रहे हैं। सिंबल्स का यूज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है इस पोएम में। एंड फायर जो है वो एक्चुअली फायर की बात नहीं हो रही है, बल्कि ह्यूमन के डिज़ायर की बात हो रही है। एंड आइस हियर रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। 2 तरह के इमोशंस है बेटा, 2 फायर एंड आइस कंपोनेंट्स जो हैं। ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक दिन एक साइंटिस्ट से मिले थे, उनके फ्रेंड थे, और जिन्होंने बोला था कि या तो जो वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाएगा कि वो बर्न हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोड कर जाएगा अगर सन की इंटेंसिटी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो, और या तो जो वर्ल्ड है वो फ्रीज़ हो जाएगा। सो किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन लिखा है, वो होना ही होना है, बट नोबडी नोज हाउ। सभी अपने अपना एजप्शंस लगाते हैं, सब अपने अपने व्यूज़ बताते हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है। सो उस साइंटिस्ट की बात को सुन के, और एक बहुत फेमस राइटर हैं बेटा, दांते रहे हैं अपने टाइम के, उन्होंने एक इन्फर्नो लिखा था बुक। इन्फर्नो मीन्स हेल। उसमें एक चैप्टर है जिसमें हेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक जगह है जहाँ पे पूरी जो जगह है वो आग से ढकी हुई है। एंड जो उसमें जो सिनर्स हैं, जिन्होंने गुनाह किया है, जिन्होंने पाप किया है, दे आर सबमर्ज्ड इन आइस। वो आधा जो है वो आइस में जो है वो अंदर दबे हुए हैं, एंड जो वो एरिया है पूरा आग से है। सो इस पिक्चराइजेशन को देखकर एंड उस साइंटिस्ट की बात को सुन के रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक पोएम को इन्वेंट किया है। बहुत ही ब्यूटिफुली उन्होंने इसमें बताया है कि कैसे जो 2 कंपोनेंट्स हैं फायर एंड आइस, इनका एग्जाम्पल लेके उन्होंने ऐसे 2 इमोशंस के बारे में बताया है, ह्यूमन बीइंग के इमोशंस के बारे में बताया है, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि जब तक इमोशंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर इमोशंस हमें रूल करना शुरू कर देता है तब डिस्ट्रक्शन होता ही होता है। सो यहाँ पर फायर मीन्स डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर किसी चीज़ की चाहत हो तब तक तो ठीक है, बट हद से ज़्यादा चाहत हो जाना, किसी चीज़ की चाहना, आप उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इवन मर्डर भी कर सकते हो। सो अपने जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिज़ायरस पर्सन होते हैं वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। और अगर इस तरीके का डिज़ायर है, अगर सभी लोग पॉजेस करने लगे, कैरी करने लगे, तो जो वर्ल्ड होगा वो ख़त्म हो जाएगा एक टाइम पर आके, सब एक दूसरे को मार देंगे। आइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेटा हेट्रेड।
जिस तरीके से हम इतनी ज़्यादा अपने अंदर नफ़रत को पनाह देने लगते हैं, इतनी ज़्यादा कि जो हमारा हार्ट है वो बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। सामने अगर कोई मरता रहे, मार खाता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि हम उस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एन इंस्टेंस, सब मान लो कि इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं। अगर बॉर्डर पे कोई फ़ाइट हो रही है एंड कुछ पाकिस्तानीज़ मारे गए या कोई चाइनीज़ मारे गए, चाइना एंड हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान अगर सेलिब्रेट करेगा जब इंडियन मारे जाएंगे एंड इंडिया सेलिब्रेट करेगा जब पाकिस्तानीज मारे जाएंगे। डोंट यू थिंक सो कि जो बॉर्डर पे आर्मी मैन होंगी, उनकी फैमिली होगी बिल्कुल ही हमारी तरह, जब उन तक न्यूज़ पहुंचेगी उनके जाने की, तो उनकी वाइफ पे, उनके डॉटर पे, उनकी मदर पे क्या गुजरेगा। हमें एक दूसरे के टूवर्ड्स ना हमेशा ह्यूमैनिटी शो करना चाहिए। हमें किसी के मरने पर कभी एंजॉय नहीं करना चाहिए, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इट्स ओके बिकॉज हम जो हैं, हम कभी खुद से फाइट नहीं करते हैं, खुद से इनिशिएट नहीं करते हैं। जब तक कि दूसरी कंट्री इनिशिएट ना करे तब तक इंडिया जो होता है वो हमेशा डिफेंसिव फॉर्म में होता है एंड सामने वाली कंट्री हमेशा अटैक के फॉर्म में रहती है। बट स्टिल वी शुडंट सेलिब्रेट ऑन एनी वंस डिमाइज, क्योंकि उनकी भी फैमिली होगी, उनके भी इमोशंस होंगे। कैसा भी हेट्रेड, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को इतना नापसंद करते हैं कि चाहे वो कितनी भी मुसीबत में रहे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, एकदम बिल्कुल इनडिफरेंस सा नेचर होता है हमारा। अगर ये भी अगर एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तब पर भी डिस्ट्रक्शन आ सकता है। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये ब्रीफ समझ में आ गया होगा। लाइन्स पढ़ते हैं पोएम की। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर की वजह से बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा एंड फिर एक्सप्लोड कर जाएगा। सरफेस मीनिंग, डीप मीनिंग क्या है? डिज़ायर की वजह से वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। लोग सब कुछ पाने की इतनी, हासिल करने की इतनी हद से ज़्यादा गुजर जाएंगे कि सब तहस नहस कर देंगे। सम से इन आइस, एंड कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, इतना फ्रीज कि लोग क्या होंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैल जाएगी, जो कि अभी अगर हम आज के टाइम में देखें हर इंसान एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कंट्री। हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें तरोताज़ा एक्सक्यूज़ हमेशा मिल जाता है किसी से नफरत करने का। आप कितना समझ सकते हो, कितना आप रिलेट कर पा रहे हो इस पोएम को। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब जहाँ तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है डिज़ायर को, मैंने देखा है अपने आसपास लोगों को कुछ भी हद से ज़्यादा गुजर जाने के लिए, कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिज़ायर है वो डिस्ट्रक्शन लाएगा वर्ल्ड के लिए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके सपोर्ट में हूँ जो ये कहते हैं कि फायर की वजह से एंड होगा। दो सेक्शन है, एक सेक्शन कहता है फायर की वजह से और एक सेक्शन है जो कहता है कि आइस की वजह से। एक सेक्शन है जो कहता है कि डिज़ायर की वजह से और एक सेक्शन है जो कहता है कि हेट्रेड की वजह से। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब यहाँ पे बेटा एंड, अगर मतलब इन केस ऐसा हुआ कि वर्ल्ड दोबारा ख़त्म होने की कैटेगरी में आया, ख़त्म होने के एज में आया, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो मैं हेट को भी उतना ही जानता हूँ जितना कि मैं डिज़ायर को जानता हूँ, और ये कह सकता हूँ टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड इट सफाइज। मतलब कि अगर डिज़ायर की वजह से एंड होता है वर्ल्ड, क्योंकि मैंने इतना देखा है आसपास के लोगों को कि जो डिज़ायर अगर एक्सट्रीम पोजीशन में पहुँच जाता है तो सब कुछ डिस्ट्रक्शन के टूवर्ड्स चला जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ ऑन द अदर हैंड कि मैंने हेट को भी एनालाइज किया है, अपने आसपास हेट को भी एक्सपीरियंस किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि मे बी आइस की वजह से भी इतना वो काबिलियत, सफाइस मतलब बेटा टू बी इनफ, टू बी सफिशिएंट, तो इतना सफिशिएंट आइस भी है कि अकेले वो वर्ल्ड को तबाह कर सकता है, एकदम बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। दोनों ही पोजीशन में, चाहे वो एक्सट्रीम हो डिज़ायर के सेंस में या एक्सट्रीम हो हेट्रेड के सेंस में, दोनों ही पोजीशन में ये दोनों ही इमोशंस जो हैं वो अगर रूल करना शुरू कर दे ह्यूमन को, वर्ल्ड जो होगा वो तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने इस फिलॉसफी को बताया है कि अपने इमोशंस को कभी खुद पे रूल ना होने दो, कंट्रोल में रखो। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस बेटा।
डजेंट मैटर कि वो चीज़ कितनी भी ही गुड क्यों ना हो आपके लिए, अगर आप उसे एक्सेस वे में यूज़ करते हो सो वो कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है, वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिज़ायर एंड हेट ऑल्सो, इफ़ यू डिसलाइक समवन इट्स ओके, क्योंकि हम हर किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं, बट इतने एक्सट्रीम मत हो जाओ आप डिसलाइक में कि आपका वो डिसलाइक हेट में कन्वर्ट हो जाए एंड वो हेट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सामने वाला कितनी भी तकलीफ़ में क्यों ना हो, आपका हार्ट इतना कोल्ड हो जाए या फ्रीज हो जाए कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो ह्यूमैनिटी टू ईच एंड एवरी वन वेदर यू लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट। ओके, आई जस्ट होप कि ये आप लोगों को पोएम समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। सबसे पहले बेटा यूज़ हुआ है एनाफोर। सबसे पहले सिंबल्स यूज़ हुए हैं। फायर मतलब कि यहाँ पर आग है, एंड आइस मतलब कि यहाँ पे बर्फ है, फ्रीजिंग सेंस में यूज़ किया गया है। बट सिंबल्स ये दोनों यूज़ क्यों किए गए हैं? टू शो द इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। फायर क्या है? फायर जो है वो क्या बता रहा है? डिजायर। ओ गॉड, आई एम सॉरी, मिस हो गया। ओके, आइज जो है वो क्या कर रहा है? हेट्रेड, ठीक है। और ये डिजायर, ये सिंबल्स यूज किए गए। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बेटा कि पहली लाइन या कोई भी ऐसी लाइन जो पहले वर्ड से शुरू हो एंड सिमिलरली दूसरी लाइन भी उसी वर्ड से शुरू हो, ठीक है, वहाँ पर कहते हैं हम एनाफोरा यूज़ किया है। जैसे कि सम क्या यूज़ हुआ है? एनाफोरा, ठीक है। ओके, और कौन सी चीज़ यूज़ हुई है? ओके, इंजैबमेंट यूज़ हुआ है बेटा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर कोई लाइन ख़त्म होने के बाद जब एंड हो रहा है तो कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ होकर वो पहली लाइन दूसरी लाइन को कंटिन्यू कर रही है, तो वहाँ पे यूज़ होता है इंजैबमेंट। ENJAMBENT, इंजैबमेंट। ओके, और तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। एलिट्रेशन का तो यूज़, एलिट्रेशन का आप कह सकते हो बेटा सम से, स वर्ल्ड विल। हाँ, एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। जैसे कि हम बताते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर आप मोर देन वन टाइम अगर रिपीट होता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे कि वर्ल्ड एंड विल, व सम एंड से, ठीक है, स। और अगर आपको मिलता है ऐसे एग्जाम्पल्स तो आप चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इनफ लिटरेरी डिवाइसेस के लिए। अब हम देखते हैं बेटा राइम स्कीम, जो जनरली पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबसे पहला मिस्टेक जो जिसने भी बुक पब्लिश किया है उसने ये किया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोइट्री इस वे में नहीं लिखी थी। लिखा किस वे में था बेटा? उन्होंने लिखा था ये 3 लाइन्स एक साथ, देन ये 3 लाइन्स एक साथ, एंड देन ये 3 लाइन एक साथ लिखा था। सो ये 3 लाइन्स है, ठीक है, तो 3 लाइन्स के बाद गैप है, तो गलत ये यहाँ पर पब्लिश हुआ है। सो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम देखते हैं 3 लाइन्स में कौन कौन सा राइम स्कीम यूज हुआ है। फायर ए, ठीक है, आइज बी एंड डिजायर ए, तो ए बी ए, ठीक है। फिर फायर एंड फायर यहाँ पे मैच कराना, तो फिर ए ट्वाइस एंड आइज तो बी एंड हेट सी, ए बी ए, ऐसे आप राइमिंग स्कीम लिखिएगा। ए बी ए देन कॉमा ए बी सी कॉमा, एंड यहाँ पर क्या है? बी ग्रेट हेट सी सफाइस आइज, ओके, बी सी बी। ये है आपका राइमिंग स्कीम इस पोएम का, जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है आप लोगों के। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, जब भी पोएम या कोई चैप्टर पढ़ाने के बाद, कि जो भी आपको सीखने को मिला उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। इफ़ यू वांट समथिंग, कुछ गलत नहीं है, बट उसको उस हद तक चाहना जहाँ पे आप किसी को हार्म करने लगो, किसी को हर्ट करने लगो,
इवन डज मैटर योर पेरेंट्स, कि भाई मुझे इतनी ज़िद कर लो कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके पेरेंट्स पे पहुंचने लगे एंड वो हर्ट होने लगे। सो ऐसी चीज़ का डिमांड बिल्कुल भी ना करो। एंड हाँ, किसी को अगर आप डिसलाइक कर रहे हो इट्स ओके, बट उनको भी किसी भी तरह से हार्म मत करो, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को इस तरीके से तकलीफ पहुंचाने लगेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वर्ल्ड जो है एक्चुअली में फायर एंड आइस मतलब कि डिज़ायर एंड हेट्रेड से तबाह हो जाएगा। ओके, just take care of yourself, and most important thing is try to be more human every day. Bye bye.